बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉ गेट लेक्चर सीरीज़ का आज एक और लेक्चर आपके सामने लेके हाजिर हुई हूँ। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे। वो है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के हवाले से। इस चैप्टर में हमारे पास जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल 29 से लेके आर्टिकल 40 तक जो है इस चैप्टर को डिस्कस किया गया है। लास्ट जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर 1 पढ़ा था उसमें फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर हमारे पास आर्टिकल 8 से लेके आर्टिकल 28 तक था। तो अब हम जो है वो चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 2 में जो आर्टिकल 29 है सबसे पहले वो हमें ये बताता है कि आया प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी क्या है और इसकी कैसे कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। चैप्टर 2 को पढ़ने से पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं ये आपको बताऊं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का नॉन ऑपरेटिंग पार्ट है। मीन कि अगर इस चैप्टर के तहत अगर गवर्नमेंट जो है वो किसी भी आर्टिकल को इम्प्लीमेंट करने में नाकाम हो जाती है या इम्प्लीमेंट नहीं करती तो उसके लिए आप कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते, गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप नहीं जा सकते। आइए सबसे पहले देखते हैं अपना आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 क्या कहता है? आर्टिकल 29 ये कहता है कि जितने भी प्रिंसिपल्स इस चैप्टर में डिस्कस हुए हैं उन सबको हम प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी कहेंगे। अब प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी क्या है कि जैसे ही कोई गवर्नमेंट आती है इलेक्ट होके और उसने रियासत को चलाना है, अब वो रियासत को किस प्रिंसिपल्स के तहत चलाएगी, उसके क्या जो है वो अवामिल होंगे, बेसिकली इसे हम कहते हैं ये वो प्रिंसिपल्स हैं जिसके तहत जो है वो रियासत को चलाया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 29 में ये कहा गया कि ये गवर्नमेंट की और हर अथॉरिटी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि इन जितने भी ये प्रिंसिपल्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं इस चैप्टर में उसके थ्रू ही गवर्नमेंट के अफेयर्स को रन करे। इसके अलावा अगर कोई भी प्रिंसिपल जो कि इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाए या इम्प्लीमेंट करना चाहे गवर्नमेंट, तो उसके लिए सबसे पहले ये देखा जाएगा कि हमारे पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं है। ठीक है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी प्रिंसिपल विच इज़ डिस्कस इन दिस चैप्टर्स। सेकेंड वन इज थर्ड वन इज द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट है एंड द गवर्नर, वो दोनों जो है हर साल और एक उनका ये काम होगा कि वो एक ऐसे रिपोर्ट प्रिपेयर करें जिसमें वो ये देखें कि सूबाई लेवल पे और फेडरल लेवल पे क्या प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है या हो रही। ये था आर्टिकल 29। आर्टिकल 30 क्या कहता है? आर्टिकल 30 ये कहता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर उस कंसर्न बंदे की जो कि गवर्नमेंट में है या वो हर उस अथॉरिटी की जिसे गवर्नमेंट जो है वो और ये बाय लॉ अथराइज करती है कि आपने स्टेट के फंक्शन को चलाना है। उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाए। ठीक है। अगर किसी वजह से प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती तो उसके लिए आप जो है वो गवर्नमेंट में कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते। इसकी वैलिडिटी को कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। अंडर आर्टिकल 30 सब क्लॉज 2 ये हमें कहता है। अच्छा, इसके बाद है आर्टिकल 31। यहाँ से बेसिकली वो प्रिंसिपल्स स्टार्ट होते हैं, वो पॉलिसीज़ स्टार्ट होती हैं जो कि मुल्क में इम्प्लीमेंट होना ज़रूरी है। यानी जब आपको रियासत के मामलात को चलाना है तो आपको इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना ज़रूरी है। नंबर 1 क्या है? आर्टिकल 31 कहता है इस्लामिक वे ऑफ लाइफ। गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर वो नेसेसरी स्टेप ले जिससे जो है वो मुस्लिम ऑफ पाकिस्तान की जो लाइफ है एक कलेक्टिवली और इंडिविजुअली वो अकॉर्डिंग टू दी इस्लाम हो। इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है? इसके लिए ज़रूरी ये है कि इस्लामियात और कुरान की टीचिंग को फ्री कर दिया जाए और कंपलसरी किया जाए। इसके अलावा वो तमाम स्टेप्स लिए जाएं जिससे अरबिक लैंग्वेज को सीखने में फैसिलिटेशन प्रोवाइड की जाए। इसके अलावा
कुरान पाक की जो प्रिंटिंग है एंड पब्लिशिंग है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर होनी चाहिए, एग्जैक्ट होनी चाहिए। इसके अलावा जो इस्लामिक अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक मोरल वैल्यूज़ यूनिटी को प्रमोट किया जाना चाहिए। इसके अलावा एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन बनाने चाहिए गवर्नमेंट को, जो कि ज़कात के हवाले से हो, औकाफ के हवाले से हो, जिसमें जो है वो मस्जिद वगैरह के मामलात को प्रॉपर तौर पे देखा जा सके। आर्टिकल 31। आर्टिकल 32 क्या कहता है? आर्टिकल 32 इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल दैट इज प्रमोशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। मीन के कोई भी गवर्नमेंट आती है और उसका ये काम है कि वो स्टेट में ऐसे जो है वो स्टेप्स उठाए, ऐसी रूल्स बनाए जिससे लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को प्रमोट किया जाए। लोग मेन वही बल्दियाती इदारे हैं इसमें। और इसमें जो रिप्रेजेंटेशन की बात हुई है उसमें यही कि जो उसी जो इलाके के जो मारूफ और मशहूर शख्सियत हों, जो समाजी कारकुनान हों, जिसमें जो है वो बाज़ात किसान शामिल होते हैं, वर्कर्स हैं, वुमेंस हैं, तो उनको जो है वो स्पेशल प्रेफरेंस देनी चाहिए, क्योंकि वो लोग अपने जो इलाके के जो मसले मसाइल हैं उनको ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ सकते हैं। आर्टिकल 33 से लेके आर्टिकल 36 तक हमें क्या बताता है उसे देख लेते हैं। आर्टिकल 33 ये कहता है कि गवर्नमेंट का वो तमाम स्टेप्स लेने चाहिए जिसमें जो है वो हर तरह की प्रेजुडिस को, यानी हर तरह की जो नाइंसाफ़ियाँ हैं उसको वो डिस्करेज करे, उसको एलिमिनेट करे। मीन देयर इज़ अ नो डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ रेसल, सेक्टेरियन एंड प्रोविजनल बेसिस अमंग दी सिटीज़न। यानी सिटीजन्स के दरमियान किसी भी किस्म का प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए और किसी भी बेस पे नहीं होना चाहिए। ना तो उसके जो है वो सेक्ट की बेस पे होना चाहिए, ना प्रोविजनल बेसिस पे होना चाहिए, ना रेसल बेसिस पे, ना लैंग्वेज बेसिस पे। हर गवर्नमेंट हर वो पॉसिबल स्टेप उठाए जिससे ये तमाम चीज़ें प्रेजुडिस जो है वो एलिमिनेट होता हो। इसके बाद आर्टिकल 34 ये कहता है कि गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शैल टेक द ऑल नेसेसरी स्टेप टू गिव द फुल पार्टिसिपेशन इन वुमेन इन नेशनल लाइफ। गवर्नमेंट को, स्टेट को वो तमाम नेसेसरी स्टेप्स लेने होंगे जिससे जो है वो वुमेन को नेशनल लाइफ में, यानी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें भी हर फुल जो है वो प्रेजेंटेशन गवर्नमेंट वुमेन की पॉसिबल हो सके। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है नेशनल असम्बली और प्रोविजनल असम्बली में ख़वातीन की जो है वो मखसूस नशिस्तें होती हैं। वो जनरल सीट्स पे तो इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकती हैं, इसके अलावा उनकी कुछ जो है वो रिज़र्व सीट्स होती हैं जो सिर्फ वुमेंस के लिए होती हैं। इसके अलावा वुमेंस को एम्प्लॉयमेंट में स्पेशल कोटा दिया जाता है। एजुकेशनल सेक्टर में भी वुमेंस के लिए जो है वो स्पेशल कोटा होता है। इसके अलावा आर्टिकल 35 ये कहता है कि गवर्नमेंट जो है वो तमाम नेसेसरी स्टेप ले जिससे किसी भी इंडिविजुअल की प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। मीन के उसके जो फैमिली है उसको प्रोटेक्शन दिया जा सके, उसकी मैरिज को प्रोटेक्शन दिया जा सके, उसके बच्चों को प्रोटेक्शन दिया जा सके। मीन कोई दूसरा उसकी लाइफ में इंटरफियर ना कर सके। तो ऐसे सख्त कानून जो है वो बनाए जाने चाहिए, ऐसे जो है वो स्पेशल और नेसेसरी स्टेप्स लेने चाहिए। आर्टिकल 36 हमें ये कहता है द स्टेट शुड प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड द लेजिटिमेट मीन लीगल राइट मिनॉरिटीज़ के लीगल राइट को प्रोटेक्ट किया जाए। गवर्नमेंट वो इस तमाम नेसेसरी स्टेप ले जिससे जो है वो ना सिर्फ मिनॉरिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए बल्कि मिनॉरिटीज़ को प्रोविजनल और फेडरल सर्विसेज में एक रीज़नेबल प्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए। ठीक, अच्छा, अब इसमें आता है लेजिटिमेट राइट। लेजिटिमेट राइट्स वो राइट्स होते हैं जो कि लीगल राइट कहलाते हैं। ठीक है, मेन के देखें मिनॉरिटीज़ का भी एक राइट है ना कि वो अपनी लाइफ को अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन स्पेंड
कर सकें, उनको किसी किस्म की कोई रोक टोक ना हो। इसके बाद आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 इज अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ सोशल जस्टिस एंड रिडक्शन ऑफ सोशल इविल। गवर्नमेंट को, स्टेट को वो तमाम जो है वो नेसेसरी स्टेप लेने चाहिए जिससे जो है वो सोशल जस्टिस को प्रोटेक्ट कर सके और कंट्री से जो सोशल इविल हैं उन्हें एलिमिनेट किया जा सके। कैसे? देखें, जैसे कि एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल जो इंटरेस्ट है वो पुअर क्लास का, उसे जो है वो सिक्योर करना चाहिए। लिटरेसी को यानी इलिटरेसी को रिमूव करना चाहिए। इलिटरेसी रिमूव कैसे कर सकते हैं? फॉर प्रोवाइडिंग द फ्री एंड द कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द मिनिमम पॉसिबल पीरियड। ठीक है। इसके बाद टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन इज फ्री एंड इज अवेलेबल फॉर ऑल द पर्सन्स ऑन द बेसिस ऑफ। इसके बाद इंश्योर इनएक्सपेंसिव एंड एक्सपीडियस जस्टिस, यानी सस्ता और फौरी इंसाफ मुहैया किया जाना चाहिए। इसके बाद कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए, कुछ ऐसे प्रोविजंस लेने चाहिए जिसमें जो है जिस बंदे की जितनी सलाहियत है उसे उस अकॉर्डिंग टू देयर एज, अकॉर्डिंग टू देयर सेक्स उससे काम लिया जाए। वुमेन्स अगर कोई जॉब करती हैं और मैटरनिटी कंडीशन है तो उनको मैटरनिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएं, उनको छुट्टियां दी जाएं, उनको अलाउंसेस दिए जाएं। इसके अलावा जो पीपल ऑफ द डिफरेंट एरिया, जो डिफरेंट एरियाज़ के जो लोग होते हैं उनको एजुकेशंस के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू, चाहे वो ट्रेनिंग आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हो, एग्रीकल्चर ट्रेनिंग हो, उनको हाउ टू डेवलप देयर ओन, उनको इस तरह की चीज़ें जो है वो सिखाई जाएं, वो मेथड सिखाए जाएं जिससे जो है वो अपने आप को जो है वो नेशनल एक्टिविटीज़ में और एम्प्लॉयमेंट ऑफ दिस सर्विस में फुली पार्टिसिपेट कर सके। देखिए, इसकी एक एग्जांपल हमारे पास अभी बहुत अच्छी है। इमरान खान साहब ने जो है वो जो यूथ के लिए प्रोग्राम्स स्टार्ट करवाए थे जिसमें जो है वो यूथ को वो डिफरेंट हुनर सिखाते थे। इसी तरह बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दौर में भी एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, वो था हमारे पास स्किल्स बेस्ड प्रोग्राम था जिसमें यूथ को ना सिर्फ स्किल्स सिखाए जाते थे बल्कि उनको माहाना वजीफ़ा भी प्रोवाइड किया जाता था। तो इस तरह की ट्रेनिंग से क्या होगा कि ये जो माशरे में जो सोशल इवल्स हैं उनका खात्मा हो सकेगा और लोगों में आपस में जो है वो इक्वालिटी। इसके अलावा ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जो प्रोस्टिट्यूशन है उसका खात्मा करे, गैम्बलिंग का खात्मा करे, वो तमाम स्टेप ले जिससे इंजीरियस ड्रग वगैरह है उन सब की जो है वो पब्लिकेशन को रोके और उनकी जो है इन तमाम चीज़ों पे फोकस करे। इसके अलावा जो लोग अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल जो है उसे प्रिवेंट टू टेक दी कंसेप्शन ऑफ अल्कोहल। सिर्फ अल्कोहल यूज़ होना चाहिए, वो मेडिसिन बेस के लिए अगर ज़रूरी है तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा अल्कोहल को जो है वो टोटली जो है उसको प्रिवेंट करना चाहिए। लेकिन अगर कोई नॉन मुस्लिम है और उसका रिलीजियस पर्पस है और वो अल्कोहल लेना चाहता है तो गवर्नमेंट को इसकी परमिशन देनी चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो ये तमाम स्टेप्स लेने होंगे अंडर द आर्टिकल 37। अब आते हैं आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 हमें क्या कहता है? प्रमोशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द पीपल, यानी कि गवर्नमेंट को वो तमाम स्टेप्स लेने होंगे जिससे लोगों की इकोनॉमिकल और सोशल लाइफ इम्प्रूव हो सके। तो वो कैसे कैसे हो सकती है? सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो हाई करना होगा। इस लिविंग स्टैंडर्ड हाई करने के लिए लोगों के दरमियान किसी भी किस्म का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड और रेस एक्सेट्रा। इसके अलावा जो रिलेशन राइट्स बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज़ को एडजस्ट करने की बहुत ज़रूरत होती है। टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड्स के दरमियान जो राइट्स हैं उनको भी जो है वो एडजस्ट करने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा प्रोवाइड द सोशल सिक्योरिटी टू ऑल द पर्सन्स हु आर इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान and provide the basic necessities to the citizen of Pakistan including food, clothing, housing,
health and education, and try to eliminate riba as soon as possible. This is all about Article 30. Now move to the Article 39 and the 40. Article 39 is said that the participation of people in armed forces, जितने जो भी पाकिस्तान के जो सिटीज़न है फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द पाकिस्तान, अगर वो आर्म्ड फोर्सेस में जो है वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट को ये ऐसे स्टेप्स लेने होंगे कि वो लोगों को इनकरेज करें कि लोगों की पार्टिसिपेशन हो सके। आर्टिकल 40 हमें क्या कहता है? आर्टिकल 40 ये कहता है कि गवर्नमेंट को स्टेट को वो तमाम जो है वो स्टेप्स लेने होंगे जिससे जो है उनका जो मुस्लिम वर्ल्ड है उनके साथ जो बाउंड है वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कह सकते हैं कि बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और जिससे वो इंटरनेशनल पीस को प्रमोट कर सकें। तो ये हमारे पास था चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी का। थोड़ा सा समराइज कर दूं तो इसमें हमने जो जो आर्टिकल्स पढ़े हैं वो ये हैं कि क्या बताते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी क्या है हमारे पास, कि इसमें गवर्नमेंट को कुछ ऐसे कि वो बेसिक रूल्स हैं जिसके तहत किसी स्टेट को रन किया जा सकता है। इसके अलावा अगर जो है वो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं होती तो आप उसको जो है वो कहीं भी किसी भी लॉ के तहत उसे आप उस पर जो है वो उसको दे आर नॉट उस पर आप कोई केस फाइल नहीं कर सकते। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी का जो सबसे फर्स्ट हमारे पास आर्टिकल है वो ये कहता है कि मुल्क में इस्लामिक वे ऑफ चाहिए, हमें लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को प्रमोट करना चाहिए, प्रीजुडिस को एलिमिनेट करना चाहिए, वुमेन को फुल पार्टिसिपेशन देनी चाहिए इन नेशनल लाइफ, फैमिली होना ज़रूरी है, प्रोटेक्शन मिनॉरिटीज़ का प्रोटेक्शन होना ज़रूरी है, सोशल जस्टिस को प्रमोट करना चाहिए, रिडक्शन ऑफ सोशल ईविल करना चाहिए, protection of social and economic well-being of the people, participation of people in armed forces, and the last one is to make the strong bond with the Muslim world and to promote international peace. मीन कि अब कोई भी गवर्नमेंट जो है वो आती है तो उसे इन अकॉर्डिंग टू दीज प्रिंसिपल्स मुल्क को चलाना होगा। ये हमारे पास दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर 2। आई होप कि आपको ये अब यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अपना जो फीडबैक है वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं अपने आप को मज़ीद इम्प्रूव कर सकूं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।